अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उस्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। जैसे कि आपको पता है जुम्मे का खूबसूरत दिन है। रिमाइंडर देते हैं हम कि जुम्मे की नमाज़ को बड़े डिसिप्लिन से आपने करना है, सूरतुल काफ को पढ़ना है, दुआओं में हमें याद रखना है और जुम्मे की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज़रूर कहते हैं एक एक करके डिसिप्लिन के साथ कीजिएगा, अच्छे तरीके से नमाज अदा कीजिएगा। भागते भागते कुछ नहीं करना है, क्योंकि किसी के घर में जाते हैं तो अल्लाह के घर में भी जाते हैं, तो सारे इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो जी यहाँ हमने स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। हमारे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर असद साहब, जो कि डॉक्टर हैं, जो हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में बड़ा रुझान है ये डायबिटिक होने का, लोगों में बड़ा एक आंसर पाया जाता है कि कुछ अरसे में वो डेवलप करते हैं। अब तो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो आज इनके साथ बातचीत करेंगे। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आज डायबिटीज़ पे भरपूर तरीके से बात करूँगा जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जी, हम मेरा बात नाम करते हैं। डॉक्टर असजद हमीद है। मैं यूके ट्रेंड सीसीटी जो कि कंप्लीट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग है यूके से, और मैं ब्रिटिश नेशनल भी हूँ। और मैंने ज़्यादातर अपनी उम्र का हिस्सा यूके में, अबू धाबी में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में गुजारा। तो मेरा एक पैशन था कि मैंने अपने मुल्क वापस जाना है और डायबिटीज़ के ऊपर काम करना है। बिल्कुल। मुझे ये अंदेशा था, ये पता था कि डायबिटीज़ पाकिस्तान के अंदर एक ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न है, और अगर आप आज इसको देखें तो ये एक इमरजेंसी बन चुकी है। और हमारी तकरीबन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ उनको हो चुकी है, लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। हाँ। और इसी तरह से 11 मिलियन से लोग ऊपर इतने हैं कि जो जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, और वो बिल्कुल हॉस्पिटल या डॉक्टर से दूर हैं जी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए कि इसकी क्या अलामात होती हैं लोगों में? देखें, डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ मल्टी सिस्टम डिज़ीज़, और ये एक खामोश का तरह की बीमारी है जिसका लोगों को पता नहीं चलता जब तक वो अपने टेस्ट ना कराए, या उनको को दूसरे लोग उनको ये ना बताएं कि आपका वज़न कम हो रहा है, या मरीज़ ख़ुद कहे कि मुझे बार बार रात को उठ के पेशाब आ रहा है, हम्म। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, और कोई ज़ख़म है वो भर नहीं रहा, कोई इन्फेक्शंस आ रहे हैं। और जो गेस्टेशन डायबिटीज़ है उसके अंदर तो वैसे ही डायबिटीज़ ज़्यादातर 50% औरतों को हो जाता है। तो इस तरह की अलामत होती हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके ऊपर क्या चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं कि होने से ही बचें? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ है उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि लोग उससे अनअवेयर हैं, हाँ या जी। लोगों को पता ही नहीं है, और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को आगाही की कमी है। हम्म। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, बहन भाइयों को डायबिटीज़ है, तो इसका मतलब है कि जो तीसरा शख्स घर में मौजूद है उसको भी डायबिटीज़ है। ये नहीं कि वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उनका माहौल ऐसा बना हुआ है कि उनके यहाँ जो खाना खाया जा रहा है उसके अंदर जो नशास्ता है, या रोटी है, चावल है, मीठा है, उसका कसरत से इस्तेमाल है, एक्सरसाइज की कमी है, वेट बढ़ रहा है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने फरमाया कि आजकल डायबिटीज़ जो है वो यंग बच्चों में 18-17 साल में हो रही है। तो उस डायबिटीज़ का रीज़न ये है कि आप देखें तो फूड पांडा की सप्लाई सबसे ज़्यादा रात को 11 बजे के बाद होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, बच्चे देर तक सोते हैं, और हम उनको कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं करते, दूसरी चीज़ों में नहीं आते, फ़ोन पे इन्वॉल्व होते हैं, गेम्स हैं। तो ये सारी जो लैक ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ये डायबिटीज़ का एक मेन रीज़न है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि रीज़न्स इसके हैं, लेकिन अगर किसी में हो जाती है किसी को, तो फिर उसका क्या लाइफस्टाइल इस तरह का हो, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चले कि वो उसकी कंट्रोल रहे? देखिए जी, हम इसमें सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जिनको हो चुकी है, हम्म। तो उन्होंने क्या करना है कि या तो इसको प्री डायबिटीज़ पे, यानी कि दवाओं के बगैर कंट्रोल को करने की कोशिश करें, और जिनको हो चुकी है हाँ। वो कॉम्प्लिकेशंस से बचें। जी जी। कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे ही मुतासर है। करती हैं आँखों को, गुर्दों को, हार्ट को।
इस जी। तरह की चीज़ों को। हाँ जी। तो जिनको हो चुकी है उन्होंने अपना अगर मोटापा है तो उसको आइडियल BMI बॉडी मास इंडेक्स पे लेके जाना है, जो कि 24 या 25 है हमारे एशियन के लिए। जी। और जो मिसाल के तौर पर अगर वज़न है उसको कम करना है, अगर आपने 10 किलो वज़न कम कर लिया तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। हम्म। रोटी चावल को अगर खाते हैं तो फिर कसरत से एक्सरसाइज भी करें, उसको हज़म भी करें और अपने जिस्म के उस जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको ना आने दें। मिसाल के तौर पर 45 मिनट से 1 घंटा आपने वॉक करनी है। अगर किसी के पास टाइम की कमी है तो हफ्ते में 3 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, लेकिन ये लाजमी है। रात का खाना जो है वो जल्दी खाया जाए और ऐसा ना हो कि भाई बिस्तर पे खाने से पहले ही आप लेट गए हैं और उसके बाद वो हज़म ही नहीं हुआ और उसके फिर आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट है। जिन लोगों का पेट बढ़ चुका है उनको डायबिटीज़ का असर ज़्यादा आता है। उनका फैटी लिवर जो कि आजकल बहुत कॉमन रीज़न है, उसके ऊपर भी उनको काम करना चाहिए और उसमें भी एक्सरसाइज और साथ में जो नशास्ते के खाने हैं उनको कम करें, अपने आप को एक्टिव रखें, इन चीज़ों से बचें। जो मीठा है, जो ड्रिंक्स हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, जो फास्ट फूड हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है, तो ये फैटी लिवर से क्या मुराद होती है? फैटी लिवर का मतलब है कि आप जो शुगर है या डायबिटीज़ है उसमें मैं आपको समझाना ये चाहूँगा अपने नाज़रीन को भी कि ये कंट्रोल होती है इंसुलिन की वजह से। हम्म। अगर आपके जिस्म में इंसुलिन की कमी हो गई या आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा हो गया। हम्म। अब होता क्या है कि जो शुगर है उसमें एक तो इंसुलिन का काम है जिसने उसको कंट्रोल करना है जी। और दूसरे आपके मसल्स हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स जो है वो इसको ग्लूकोज को रिटेन करेंगे, ठीक है। और तीसरा लिवर है, जो लिवर है जिसको हम जिगर कहते हैं वो इसके अंदर स्टोर करता है। जब उसके ऊपर मोटापा या सेंट्रल ओबेसिटी आ जाती है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जब ये झिल्ली आ जाती है तो आपका जिगर शुगर को स्टोर नहीं करता बल्कि खून में जो आता है उसको भी डाल देता। बहुत सारे लोग मरीज़ ऐसे आएंगे कि डॉक्टर मैंने रात को कुछ नहीं खाया लेकिन मैं सुबह को उठ के देखता हूँ तो मेरी शुगर बढ़ी हुई है, इसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका जिगर जो है वो फैटी लिवर हो चुका है। और 80% लोगों को डायबिटीज़ में जब मोटापा है तो 80% को फैटी लिवर है और फैटी लिवर होने की वजह से ये सबसे कॉमनेस्ट रीज़न है लिवर फेलियर का दुनिया भर में अल्कोहल के बाद। ठीक है, तो इसमें अभी के जैसे हमने कहा था तो ये वैसे तो अब तो यंग लोगों में भी है, लेकिन किन एज ग्रुप को ज़्यादा होती है? मेल फीमेल की रेशो भी इसमें होती है या फिर किसी एक जेंडर में ज़्यादा होती है? मेरा ख्याल है कि ये दोनों मेल और फीमेल में मैं कहूँगा फिर भी ज़्यादा होगी क्योंकि उनके अंदर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ज़्यादा होता है। फिर हामला औरतों को 50% जब हम कहते हैं कि शुगर हो रही है, अगर वो अपना वज़न वापस नहीं लाती हामला होने से पहले का तो उनकी डायबिटीज़ कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगा और नाजरीन को भी कि डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। एक टाइप 1 है जिसके अंदर आपका लुबलुबा ऑटो इम्यून डिजीज़ या किसी इंसल्ट की वजह से उसने काम करना छोड़ दिया। जी। ये टाइप 1 बच्चों में होगी, ये टाइप 1 जो एडल्ट्स हैं उसमें भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इनमें। और लेकिन मज़े की बात ये या खुशी की बात ये कि ये 10% ओवरऑल पॉपुलेशन को दुनिया में होती है। जो 90% है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें हमने कहा कि इंसुलिन की कमी हो गई या इंसुलिन का काम नहीं करना, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जी। तो जो टाइप 1 है वो बच्चों में या किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन वो 10% है, लेकिन उनको इंसुलिन के बगैर अपना उनका काम नहीं चल सकता। दे विल बी ऑन इंसुलिन फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और जो टाइप 2 है उसके अंदर हम लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, इंसुलिन और कुछ नए ट्रीटमेंट आए हुए हैं जिसके अंदर आपने सुना होगा ओज़म्पिक है, मंजारो है, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये बताइए कि इसमें कुछ खुराक का कोई आपकी फूड रूटीन का भी ख्याल रखना पड़ता है? जी लाजमन। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके अंदर देखें आपने इसको समझना इस तरीके से है कि जो गोरे हैं
यूरोप में, इंग्लैंड में, ऐसी जगहों पे आप उनमें देखें तो उनमें हमारे मुकाबले में डायबिटीज़ कहीं 3% है, कहीं 4% है, कहीं 2% है। हमारे मुल्क में जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएई है या गल्फ़ है, तो इन सारे मुल्कों में डायबिटीज़ ज़्यादा है। चाइना में डायबिटीज़ ज़्यादा है। और अगर यही तनासब अगर आप देखें तो जो एशियन जिस जिस बेल्ट में रहते हैं वहाँ पर फिर उन एशियन में उन ममालिक के अंदर 14% है। अच्छा, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज, इसके अंदर रीज़न है। और फिर हमारी उसके बाद जेनेटिक्स है, उसके बाद हमारे पाकिस्तान में जो स्ट्रेस है, जो भाग दौड़ है, इन सारी चीज़ों का रीज़न जो है वो डायबिटीज़ की तरफ ज़्यादा है। तो खुराक में रोटी यानी कि गंदम, चावल, मीठा, स्वीट ड्रिंक्स और जो अपने बर्गर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, ऐसा ही है। और स्पेशली ये जो हमारी ऑयल की कंजम्पशन है, जी बिल्कुल वो भी आएगा, और जो चीज़ वज़न को बढ़ाएगी जी। जो चीज़ बढ़ाएगी, एक वो है क्योंकि जैसे आपने ममालिक का ये कहा, उन ममालिक के अंदर यहाँ पे मुझे यही लगता है कि जो हमारा तेल का और भून के खाने का और जी बिल्कुल इसका सही, रुझान बिल्कुल है, सही। उसकी वजह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बीमारी की तरफ ही हमें इस पे लेकर जा रही हैं। ऐसे ही। तो इसलिए ये तो एक है, बिल्कुल हमें फूड रूटीन को अपने बहुत ख्याल रखना है। जहाँ जैसे कि डॉक्टर असद साहब ने फरमाया कि आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, जेनेटिक्स बहुत मैटर करती है। जेनेटिक्स तो खैर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जानते हैं कि अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ है तो उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन साथ साथ फूड का इंटेक, जैसे कि उन्होंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मीठी चीज़ों से ही ये हो। जैसे उन्होंने कहा कि निशास्ता होता है, फाइबर होता है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इवन जो आपके फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर भी स्वीट होता है। मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, फ्रूट का है तो कोई बात नहीं, इससे खाया जा सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, इवन हनी, बहुत हेल्दी बिल्कुल ऐसे, आपकी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे। आपने उनको बड़ा इतदाल में इस्तेमाल करना है सही, बिल्कुल सही। और इन चीज़ों को देखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं। इसके अलावा इसकी बाय क्या डिजीज़ेस भी होती हैं। अगर आपको डायबिटिक डेवलप हो जाए तो इसकी बाय प्रोडक्ट्स जैसे कहते हैं या बाय डिजीज़ेस भी आ जाती हैं। देखिए जी, जो टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं, दैट इज़ एसोसिएटेड विथ मैनी अदर डिजीजेस। जी, फॉर एग्जांपल थायराइड को वो अफेक्ट करेगी। राइट, सीलियक डिजीज़ जिसमें गंदम की एलर्जी होती है, जी, वो बच्चों में आ जाती है या जी। बड़ों में आ जाती है। इसी तरह से दूसरी जो ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और हम हर बच्चे को या जिनको टाइप 1 होती है उनको हम करते हैं। जो टाइप 2 है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत लंबी हैं। हाँ, और उसके अंदर आपकी रेटिनोपैथी जो कि आँखों को अफेक्ट करती है, जो किडनी डिजीज़ है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंड स्टेज रीनल फेलियर या डायलिसिस पे पहुंचा देती है। आपका हाइपरटेंशन जो है वो को एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपके वेसल जो है वो थिक हो जाते हैं, और हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना सिर्फ 1 या 2, 3 दवाइयाँ भी लेनी पड़ जाती हैं। इसी तरह हार्ट अटैक जो है वो 4 गुना ज़्यादा है, स्ट्रोक जो है वो 3 गुना ज़्यादा है जी। तो ये मल्टीपल इसके प्रोडक्ट्स हैं। स्किन डिजीज़ इसके अंदर कॉमन है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि लिवर फेलियर का चांस बन सकता है, और बेतहाशा बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, 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 ठीक है, ठीक है। तो आप जो असद साहब हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा कहाँ पे करते हैं? जैसे कि आपने कहा कि यूके में जी है। जी, मैं इस मुल्क में आया था एक पैशन लेके, और वो मेरा पैशन ये था कि जब मैं यहाँ आता था तो जो मैंने ये चीज़ें बताई तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती थी या उस तरह का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस मुल्क में कोई इस तरह का काम करूँ। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने हिम्मत दी, नीयत थी। तो मैंने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया है डायबिटीज़ सेंटर के नाम से, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, SECP के साथ रजिस्टर्ड है, जहाँ पे 60% लोगों का जो मरीज़ों का जो इलाज है वो मुफ्त कह लें या उनको ज़कात की बेसिस पे ट्रीट करते हैं। और उस सेंटर की तरह का सेंटर मैं कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी इस तरह का सेंटर नहीं होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी आएँ
और उस सेंटर को देखें। ज़रूर। यानी कि वहाँ पर एक डेंटल चेयर से लेकर जो कैटरेक्ट की सर्जरी है, जो हार्ट की सर्जरी है, जो पाँव की सर्जरी है, जो डायलिसिस है, हर तरह का इलाज, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज, जो आप किताब में आपको डायबिटीज़ के साथ जुड़ी हुई चीज़ मिलेगी वो हमारे सेंटर में मौजूद होगी। और उसको बढ़ाते हुए जब मैंने देखा कि लोग आ नहीं सकते तो हमने उसके साथ एक प्रोजेक्ट और जोड़ा जिसे हम हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहते हैं, और वो जगह जगह पे आज़ाद कश्मीर, साहिवाल, खानेवाल तक जाता है, लोगों के घरों पे जाके उनकी स्क्रीनिंग करता है, 3 महीने पर बाद जाके उनकी क्लिनिक करता है, उनको मुफ्त अद्वियात देता है। इसी काफ़िले को बढ़ाते हुए हमने साहिवाल में एक सेंटर बना रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इंशाअल्लाह अगले साल वो भी फंक्शनल हो जाएगा। हमने एक सेंटर कराची में अपना एयरपोर्ट के पीछे रिफायामा कॉलोनी के अंदर इसी तर्ज का एक सेंटर वहाँ बनाया है। G8 मरकज़ में मैं बैठता हूँ शाम को 6 से 8 बजे तक, वो भी हमारा एक क्लिनिक है। तो इस तरह से जी ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रहेगा। तो आपने एक बहुत फलाही काम है जो आप सोसाइटी के लिए दे रहे हैं, गिव बैक कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी और वेलोसिटी बढ़ाए, आप इसको और जगहों पर भी लेकर जाएं। और बड़ा ही अच्छा लगा कि डॉक्टर असद साहब जो है यूके में रहते हुए भी यहाँ पे अपने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों को एक मुफ्त सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली हमारी काफ़ी सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को ये सहूलत नहीं है मुयस्सर। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब, आपका कोई मैसेज शेयर करना चाहें जाने से पहले? मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ का रुझान पाकिस्तान में बेइंतहा तशवीशनाक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, एक एमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए। इसी तरह से जहाँ तक मेरी आवाज़ या आपका ये प्रोग्राम पहुँच रहा, तो मैं यही लोगों से कहूँगा कि अपने आप की डायबिटीज़ की तशख़ीस करवाएं। जो नशास्ते वाला खाना है उससे परहेज़ करें, उसको कम करें, अपनी लाइफ को एक्टिव करें, अपनी एक्सरसाइज को एक मामूल बनाएं, और साल में एक दफ़ा जहाँ पर डायबिटीज़ आपके घर में है आप लोग ज़रूर उसको चेक करवाएं। और सिर्फ दवाई ना खाएं, दवाई के साथ उसकी जो आपने ख्याल करना है वो भी करें। और हमारे सेंटर में अगर आप आ सकते हैं जहाँ पर हम आपको मुफ्त तबी सहूलियत भी दे सकते हैं और आपका ख्याल भी रखेंगे, आपका इलाज भी करेंगे और आपको कॉम्प्लिकेशन से भी बचाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया असद साहब आपका हमारे शो पे आने के लिए, इतना ग्रेट कॉज शेयर करने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि असद साहब ने किस तरह का एक खूबसूरत अफलाई इदारा बनाया है जहाँ पे डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनका इलाज होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करें। आपकी कोई वेबसाइट है या किस तरह से? अपना www.diabetescenter.org.pk ये हमारा है। और आपको गूगल पे डॉक्टर असद अहमद के नाम से भी, हमीद के नाम से भी सर्च किया जा सकता है। तो अगर, तो हम तो दुआ करते हैं किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर वो उनके ये समझते हैं कि ये इलाज की ज़रूरत है तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा याब करेंगे। तो यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक ताकि आए वापस और आपके साथ शेयर करें ना सिर्फ मेहमानों की लिस्ट जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं, इसके अलावा डिफरेंट तरह की न्यूज़ है जो कि हमने आपसे करनी है शेयर। जी कहते हैं कि अगस्त में मुलाजमीन और तलबा की मौजें, छुट्टियां ही छुट्टियां। क्या बात है जी। हमारे अगस्त का महीना एक तो खूबसूरत पाकिस्तान का महीना तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ छुट्टियों का महीना भी हो जाता है। पाकिस्तान में सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन समेत तलबा के लिए अगस्त छुट्टियों की खुशखबरी का महीना बन गया। यौम आज़ादी के हामिल इस माह में सरकारी तातीलात और हफ्तावार छुट्टियों की वजह से बहुत से अफसरान को मामूल से ज़्यादा आराम का मौका मिलेगा, जबकि कई मुलाजमीन के लिए तवील वीकेंड भी मैसर आने का इम्कान है। 2026 के कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में 2 वफाकी सरकारी तातीलात मुतवक्के हैं। इसके अलावा महीने में 5 हफ्ते होने की वजह से हफ्ते और इतवार भी 5-5 मरतबा आएंगे।
जाएंगे। इसी तरह हफ्तावार तातीलात की तादाद 10 तक पहुंच जाएगी। जिन सरकारी और निजी इदारों में हफ्ते और इतवार दोनों दिन तातील होती है, वहां काम करने वाले मुलाजमीन मजमूई तौर पर 12 छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे दफातर जहां सिर्फ इतवार की छुट्टी है, जहां मुलाजमीन को 5 इतवार और 2 सरकारी तातीलात मिला के 7 दिन की छुट्टी मिलने का इम्कान है। अगस्त के सबसे अहम और मारूफ तातील 14 अगस्त यौम आज़ादी होगी, जो इस साल जुमे के रोज़ आएगी। इसके बाद हफ्ते और इतवार की मामूल की तातीलात छुट्टियां होने के बाइस मुतअद्दिद मुलाजमीन और तलबा को 14 से 16 अगस्त तक मुसलसल 3 दिन की तातीलात मुयस्सर होंगी, जिससे एक तवील वीकेंड बन जाएगा। अलावा अजी इस साल अगस्त में दूसरी आम तातील ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर होगी। मौजूदा कमरी हिसाब के मुताबिक ये तातील 25 अगस्त को मुतवक्के है, ताहम इस्लामी महीनों की तारीखें चांद की रवायत से मशरूत होने की वजह से इसमें तब्दीली का इम्कान भी है। क्या बात है जी, अगस्त में छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। प्लान करना चाहिए, हमें भी प्लान करना चाहिए। होता क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जो प्लान होते हैं ज़्यादा ज़्यादा नथिया के लिए जाते हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा मरी तक जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लंबा प्लान बनाना चाहते हैं, बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्लान करना चाहते हैं, तो ये बड़ा ही एक अच्छा मैं समझती हूँ कि है। बारिशें हो रही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। पिछले महीनों में तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि समझ ही नहीं आती थी कहाँ प्लान करें। तो आप लाहौर का भी प्लान कर सकते हैं, आप कराची का भी प्लान कर सकते हैं। इधर उधर के खूबसूरत मौसमों में इन शहरों में भी बड़ी रौनक होती है, ख़ास तौर पे लाहौर में खाने पीने की जगह। और इसके अलावा आपके जो वहाँ पे एक बड़ी वाइबिंग होती है, बड़ा गहमा गहमी, कहते हैं ना लाहौर है कि वहाँ की रौनक होती है। वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ का ट्रेडिशनल और ख़ास तौर पे खाने, जो कि इस्लामाबाद के मुकाबले में ना क्या हम कहें, यहाँ पे भी खैर अब तो बहुत अच्छी ट्रीज ओपन हो गई हैं, स्पेशली न्यू ब्लू एरिया और बहुत सारी जगहों पे आ गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो लाहौर का जो कंपटीशन है जी, कोई उसका मोल नहीं है लाहौर का। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे खाने की कीजिए। 2 दिन काफ़ी होते हैं लाहौर को विज़िट करने के लिए, क्योंकि इतना पास तो है। जाइए, अच्छे से प्लान कीजिए, कौन सी नई जगह खुली है खाने की, कौन सी जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, मॉल्स में शॉपिंग कहाँ पे कर सकते हैं, ये ज़रूर प्लान कीजिए, जाइए और इन्जॉय कीजिए। हमारे लिए तो ये है। बाकी लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, जो ओवरसीज़ या एक आप अब्रॉड का प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी दिन बड़े ज़बरदस्त है। उनमें भी ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए। और इसके अलावा ना सिर्फ एंजॉय करें, बल्कि क्या कहते हैं, जो लोग कहीं भी नहीं जा सकते ना, तो वो ना इन 3 दिनों में आपके पास मोनाल के करीब बहुत सारी जगह है, हाईलैंड है। इसके अलावा मुसाफात पे 1-2 घंटे की बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, आप वहाँ जाइए। हमारी एबटाबाद के अंदर बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर जाएं। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप दूर नहीं कहीं सफ़र कर सकते तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये सारी जगह हैं, इन छुट्टियों के अंदर एंजॉय कीजिए। बहुत नहीं, कुछ नहीं तो प्लान करें कि पार्क में आपने जाना है, पार्क में जाके पिकनिक बनानी है, सुबह शाम जो है कोई ना कोई एक्टिविटी रखनी है। ट्रेल्स पे जाइए, इतनी खूबसूरत बारिश है, ऐसा खूबसूरत समा होता है पहाड़ों पे, बादल नीचे आए होते हैं कि बंदा अश कर उठता है, सुभान अल्लाह उसके मुंह से निकलता है। तो ये प्लान कीजिए भाई, एक्टिव हुइए, ज़बरदस्ती छुट्टियों का एहतमाम कीजिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इसको एंजॉय कीजिए। आज कोई है, कल नहीं है। इन्हीं चीज़ों को देख के जी हमने आपके साथ पूरा कैलेंडर ही शेयर कर दिया है, ताकि आप इस एक्टिविटी को देखें और इसके अलावा वो करें कि कहाँ पे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको ना इन छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है जी, मोहम्मद अहमद और फहद शेख का तनाज़ा, फैसल कुरैशी की यू टर्न पर सोशल मीडिया सार्फिन नाराज़। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में सीनियर अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद के साथ मुबैना नारवा रवैये के मामले पर अदाकारा फैसल कुरैशी का ताज़ा बयान सोशल मीडिया पर शदीद बहस का मौजू बन गया। मुतअद्दिद सार्फिन ने इनके हालिया मौक़िफ़ को इनके इब्तिदाई रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ करार देते हुए तनकीद भी की। चंद रोज कबल सैयद मोहम्मद ने एक पॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि जूनियर अदाकार ने शूटिंग के दौरान की तज़ीक की और इनका मजाक उड़ाया। ताहम इन्होंने प्रोजेक्ट का माहौल खराब होने के लिए खामोश रहने को तरजीह दी। अच्छा, तो ये जो था ये थोड़ा सा था जिस लिंक पे फैसल कुरैशी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। बाद अज़ा फहद शेख ने माफ़ी मांगी और इस चीज़ को इसको ख़त्म किया। और ये जो कहा गया कि अगर, तो उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी की कि जो शख्स खुले दिल से माफ़ी मांग रहा है उसको सराहना चाहिए और मामले को तोल नहीं देना चाहिए। ठीक भी है, अगर तो माफ़ी मांग ली है और वाकई दिल से कोई है, कुछ लोग तो माफ़ी भी नहीं मांगते, इतना अल्लाह ताला ने उनको दिल को सख्त किया होता है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, खराबियाँ
गलतियां करते हैं आपके साथ और उनको शर्म तक नहीं आती और माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, वो मांगे या ना मांगे एक दफ़ा तो मुकाफ़ाते अमल आएगा। जब ज़मीन पे गिरेंगे तब माफ़ी क्या मांगेंगे, तब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे और आपसे भी माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। तो चले जी, ये तो थी न्यूज़ आज की। अब हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट है हमारे साथ, जिनका नाम है अरशद साहब, अरशद महमूद साहब। अरशद महमूद साहब के साथ हम जब बात करेंगे ओवरसीज पे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है अरशद साहब? हाँ जी मैम, मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी, मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है जी। आप हाँ जी, बताइए बहुत ये शुक्रिया जी। कि कौन से मुल्क के लिए वीजा हासिल करने के लिए क्या मालूमात होनी चाहिए, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए जी, मैम पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आप जहाँ का भी अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होंगे। और फर्स्ट नंबर तो आपका पासपोर्ट ही होता है। और उसके बाद आपका एनटीएन हो गया, आपकी टैक्स रिटर्न हो गई, आपका बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी एफआरसी हो गई। आपके जो स्पेशली डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक स्टेटमेंट है। जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है उनको बाहर जाने में कोई इश्यूज नहीं आ रहे। जिनके पास अकाउंट में बैलेंस है वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। बिजनेसमैन हमारे चैम्बर के जो रजिस्टर होते हैं, आपको पता है कि वो चैम्बर में जाएं लोग, और उनका एनटीएन, उनकी टैक्स रिटर्न, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जब होंगे तो उनको कोई मसला भी नहीं आ रहा ना। जी तो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोगों के पास अगर होंगे तो कोई भी, हम डेली बेसिस पे लोगों के अप्लाई कर रहे हैं और लोगों के वीजे भी लग रहे हैं और लोग बाहर भी जा रहे हैं ना। जी और मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो चैम्बर वालों ने भी ये अनाउंस किया हुआ है कि आप हमें एनटीएन दें, आपका टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक स्टेटमेंट। जिन लोगों के अकाउंटों में बैलेंस पड़े हैं, जिन लोगों की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, जिनकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है, उन लोगों को कभी भी कोई इशू नहीं आ रहा। डेली बेसिस पे लोग जा भी रहे हैं, जहाज भी चल रहे हैं, और लोग लीगल तरीकों से लोग जा रहे हैं। सिंपल सा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको इनविटेशन भी दे देता है, ये किसी मुल्क में कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बिजनेसमैन सिंपल तरीके से अप्लाई करते हैं, उनके वीजे लग जाते हैं। हाँ, जिन लोगों के अकाउंटों में बैलेंस नहीं है, एम्बेसी कभी भी उनको वीजा नहीं दे रही। या कुछ लोग होते हैं कि वो एम्बेसी के सामने जाते ही अपनी प्रोफाइल इस तरह की शो करते हैं, जिस तरह ग्रेडीपन उनके अंदर होता है कि एम्बेसी डर रही होती है कि ये लोग वहां जाएंगे और वापस नहीं आएंगे ना। उन लोगों को एम्बेसी बिल्कुल वीजा नहीं दे रही। आप यूएसए के इंटरव्यू पे जाएं तो इंटरव्यू पे आपको पता है कि वो 3 मिनट में ही आपको असेस कर लेते हैं कि इस बंदे ने वापस आना है या नहीं आना। आपकी आपकी फेस इंप्रेशन, आपकी लुकिंग, आप इस चीज से एम्बेसी आपको असेस कर रही होती है। कौन लोग, एम्बेसी उस बंदे को कभी भी वीजा नहीं देती, और जिसके एटीट्यूड से, जिसके देखने से, जिसके किसी भी वर्ड से पता चल जाए ये लोग वहां रुक जाएंगे। डेफिनेटली जो पाकिस्तानियों के हालात हैं वो बहुत टाइट हैं। इस वक्त 7,000 लोग ऐसे हैं जो बाकू से वापस नहीं आए। पिछले साल की रिपोर्ट है कि जी 12,000 लोगों ने यूके के अंदर असाइलम लिया है ना। और जो भी हमारे लोग बाहर जाना चाहते हैं तो यकीन जाने हम डेली बेसिस पे वीजे अप्लाई करते हैं, डेली बेसिस पे वीजे हमारे लग रहे हैं। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। हमारे लोगों का अलमिया ये है, ना उनके पास एनटीएन होता है, ना उनके पास टैक्स रिटर्न होती है, ना उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है। और फिर वो कहते हैं कि जी हम यूरोप चले जाएं, हम यूके चले जाएं, हम दूसरे मुल्कों में चले जाएं। तो ऐसे कभी भी नहीं होता कि वो लोग चले जाएं ना। जिन लोगों की प्रोफाइल अच्छी है, जिन लोगों के अकाउंट्स में बैलेंस है, एम्बेसी कभी उनका केस रिफ्यूज नहीं करती। आपकी डॉक्यूमेंट्स बेस वीजे हैं। हर एम्बेसी की आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। और जब आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो एम्बेसी आपको लाजमी वीजा देगी ना। हाँ, किसी रीजन से एम्बेसी केस रिफ्यूज भी कर देती है तो आपको पता है उसके बाद अपील के राइट्स होते हैं। आप उस अपील में चले जाएं तब भी आपको वीजा मिल जाता है ना। जी जी, ठीक है। तो ये तो आपका है, लेकिन जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बताएंगे? ये तो कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, कोई विजिट के रिलेटेड है, वर्क के रिलेटेड है। स्टूडेंट के लिए किस तरह से वीज़े की हसूल आसान होता है? जी मिस, बिल्कुल। स्टूडेंट वीजा तो डेफिनेटली जो बंदा भी बाहर जाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो आइट्स लाजमी कर ले। जिन लोगों के पास आइट्स हैं और जिनका स्टूडेंट गैप नहीं है तो वो एम्बेसी उनको वीजा देती है। हाँ, इश्यूज तो चल रहे हैं, हर दौर में इश्यूज रहे हैं। इस वक्त जो यूके में है वो डिपेंडेंट का उन्होंने केस बंद कर दिया कि कोई डिपेंडेंट यूके नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट इस वजह से भी काफी ज्यादा परेशान है। ऑस्ट्रेलिया की वीजा रेशो जो पहले थी वो अब वो नहीं रही ना, वो भी कम है। वो आपके फाइनेंशियल इशू की वजह से वीजा बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आ रहे हैं। कनाडा में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है और जेन्युइन विजिटर है, जिनका स्टूडेंट गैप नहीं है, जिनके पेरेंट्स की प्रोफाइल अच्छी है, जिनके पेरेंट्स के अकाउंट में उनकी ट्रांजैक्शन अच्छी है, जिनके पेरेंट्स की प्रोफाइल से पता चल रहा है कि ये वाकई यहाँ से पैसे भी भेज सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, तो वो डेफिनेटली लोग जा रहे हैं। और फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्ट पे उन लोगों को वीजे मिल रहे हैं ना। तो बिल्कुल वो लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए ना। जी, ठीक है।
तो कौन से ममालिक हैं इस वक़्त जहाँ पे ज़्यादा जिनकी डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े की कहा जाता है आपको? जी, मिस इस वक़्त जो ज़्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली लोगों के ना ज़्यादातर फैमिलीज़ रहती हैं यूके के अंदर, और लोगों के बहुत ज़्यादा रिलेटिव, उनके फ्रेंड, ईच एंड एवरीथिंग लोग ज़्यादातर यूके गए हुए हैं, तो लोग ज़्यादा यूके जा रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, उन्होंने डिपेंडेंट बंद भी कर दिया है, फिर भी मसाइल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर यूके इस वक़्त जा रहे हैं। तकरीबन मैं कल की देख रहा था रिपोर्ट, कोई हमारे 6 लाख स्टूडेंट और ओवरसीज़ बाहर रह रहे हैं ना। और 6 लाख में जो ज़्यादातर लोग हैं वो यूके के अंदर हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर कनाडा के अंदर, फिर यूरोप के अंदर, ये सारे लोग आपको पता है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं ना। हुँ, और हुँ। एडमिशन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही है, कोई इश्यूज नहीं चल रहे। लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट को मसाइल तो हैं, लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे, यहाँ से बच्चे जाते हैं, बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं, यहाँ फाइनेंशियल इशू भी हैं। दो तरह के स्टूडेंट हमारे पास होते हैं, एक हुँ, हुँ। जो वाकई पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं कि जो वो चाहते हैं कि हमारा वहीं जाके हम खुद अर्न करें और फीसें दें और अपने अपने खानदान को भी स्टेब्लिश करें। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। जिन लोगों के पास पेरेंट्स की सपोर्ट है, उनको तो बिल्कुल कोई मसाइल नहीं आ रहे। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वहां जाके वो कुछ अर्न भी करें और अपनी यूनिवर्सिटी की फीसें भी खुद करें सारा कुछ, तो डेफिनेटली उनको तो स्ट्रगल बहुत करनी पड़ रही है ना। ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। जी, जी। तो कुछ तो ये पार्ट है जो आपकी सेकंड हैंड है, जो आपकी बायर्स हैं या आपके कस्टमर्स हैं, ये उनका है। लेकिन ये जो कंसल्टेंट का इतना ज़्यादा इश्यू है, आधे से ज़्यादा फेक हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, या फिर कुछ हैं जो कि कहते हैं कि वो जो दूसरा तरीका है, आपकी डिफरेंट गैर कानूनी तरीके, उनके ऊपर भी बता रहे होते हैं। तो ये भी तो इश्यूज़ हैं कंसल्टेंट के, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं। जी मिस, बिल्कुल आपने बात ठीक कही है। इश्यूज थे उस वक्त से ही शुरू हो गए थे कि जब हमने जंग लड़के अपना मुल्क हासिल किया था। आज आज उन्हीं मुल्कों में जाने के लिए हम 70-70 लाख लोगों को दे रहे हैं पैसे ना। लेकिन हम जंग लड़के हमने आज़ादी हासिल की थी, और आज हमें उन मुल्कों में जाने के लिए 70 लाख देने पड़ रहे हैं ना। हमारे मुल्की मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है। लोग खुद चाहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड फ्रॉड हो जाए ना। लोग इस वक्त खुद चाह रहे हैं, हर बंदा पैसे उठा के फिर रहा है कि जी हमें वहां भेज दें। लोगों के अंदर बात, देखिए जी, जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो एक ही बात करें कि जी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स मैं प्रोवाइड करूं, आप मुझे कैसे बाहर भेजेंगे। तो फिर जाके पता चलेगा कि ये जो बात आपके सामने कर रहा है, ये कंसल्टेंट है या एजेंट है ना। ऐसे जब आप कहते हैं जी 20 लाख ले लें हमें बाहर भेज दें, कोई कहता है 50 लाख ले लें हमें बाहर बाहर भेज दें। अब हम भी तो 12-15 साल से काम कर रहे हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम पूछते हैं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास एनटीएन है, आपके पास टैक्स रिटर्न है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। और जो लोग मुनासिब सी फीस मांग रहे हैं, 50,000 या 40,000 जो भी है कंसल्टेंसी फीस, वो तो आपको पता चल रहा है कि ये जेन्युइन लोग हैं, ये सही काम करने वाले लोग हैं ना। और जो लोग कहते हैं कि हमें 50 लाख दें और दराज खोलते हैं और उससे कभी न्यूजीलैंड के वीजे निकाल के दिखाते हैं और कभी यूके के निकाल देते हैं, तो वो डेफिनेटली 2 नंबर लोग हैं ना। वो ट्रैप कर रहे होते हैं लोगों को। हमें लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस लोगों के पास जाएं और पूछें कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपकी कंसल्टेंसी फीस है। तो जब ये बात किसी के साथ आप सामने करेंगे तो उसको भी पता चल जाए कि ये लोग जानते हैं, ये लोगों को अवेयरनेस है, ये मुझे ज्यादा फीस नहीं देंगे। एक फीस का ही फर्क होता है। 50 लाख वाला काम 50,000 में हो सकता है। जब आप किसी के पास जाएं तो आपकी सवाल जवाब ऐसे होने चाहिए, तो एक कंसल्टेंट को पता चल जाए कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ना। हुँ। किसी मुल्क में भी जाने के लिए 50,000 से ज्यादा फीस नहीं लग सकती। हाँ, अम्बेसी की फीसेस तो अलहदा होती है ना। अम्बेसी की फीसेस जो होंगी वो तो आपको देनी पड़ेंगी। बाकी कंसल्टेंसी होती है ना, कंसल्टेंसी में एक कंसल्टेंट कितने चार्ज कर सकता है ज्यादा से ज्यादा ना। तो बात यह है कि हम खुद लोग, अब हमें लोग जो जो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो जाते ही किसी कंसल्टेंट से एक ही सवाल करें, भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी कंसल्टेंसी फीस कितनी है। जो बंदा 30-35-50 हजार कह रहा है तो वो तो कंसल्टेंसी फीस ठीक है उसकी ना, या लाख रुपए कह रहा है। बाकी अगर वो 50 लाख मांग रहा है तो डेफिनेटली वो कोई फ्रॉड है, वो कोई काम करने वाला नहीं है, और वो एक एजेंट टाइप बंदा है जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगाएगा और 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स के जरिए अप्लाई करेगा। तो डेफिनेटली एक बंदा जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसीज में अपना रिकॉर्ड भेजता है, तो सारी उम्र के लिए उसको बैन लग जाता है और वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता ना। तो ये हमारे लोगों के अंदर भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि
जो बंदा अगर एक ऑफिस बना के बैठा है उससे चेक करे कि ये डीटीएस का इसके पास लाइसेंस है, ये ट्रैवल एंड टूर का काम कर रहा है, ये किस बेस पे काम कर रहा है। तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि डेफिनेटली लोग भी सादे हैं। हर बंदा हम्म। चाहता है मैं बाहर चला जाऊं, और उन्होंने लोगों ने कंसेप्ट यही बना दिया है कि हम बाहर जाएंगे तो कामयाब होंगे ना। हालांकि ऐसी बात तो नहीं है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तो काम कर रहे हैं। आपके दिमाग पे जब सवार हो जाता है कि आपने हर सूरत बाहर जाना है और पैसे उठा के आप चल पड़ते हैं कि मैं किसी को दूंगा तो मैं बाहर पहुंच जाऊंगा, लोग तो ऐसे मुंह खोल के बैठे हैं, वो कहते हैं जी 50 लाख दे दें, 40 लाख दे दें। तो जब आप पैसे दे देंगे, वो जो एजेंट होगा वो बाहर चला जाएगा, आम आवाम इधर ही रह जाएगी ना। ऐसे ही जिस तरह ऐसे पीर ही जिस तरह अरशद साहब। पीर साहब। जी जी अरशद जी। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत अच्छा डिटेल में हमें बताया। थोड़ा सा टाइम हमारा कम है, जिसकी जी बहुत वजह से, शुक्रिया। हाँ, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अरशद साहब का, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह से आपने कंसल्टेंट को देखना है। देखते हैं क्या न्यूज़ है हमारे पास आज। तो वो जो डॉक्टर सैयद अहमद है अदाकार, उनके हवाले से बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि मुख्तलिफ उस पर आ रही हैं, लेकिन बस इशू यही है कि आपको पता है कि ये जो एक सिंपल सी चीज़ें होती है कि आपने ना इज्जत से रहना होता है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, एक कि किसी को ना आप डिमीन कर दें, उसको समझ लें कि वो जी बिल्कुल हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात होती है और नहीं करना चाहिए। तो जी राना उमैर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए क्या इशू है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। इशू तो नहीं है भाई जी, हमारे लिए तो खुशी की बात है, गाड़ियों के बरामद का मुआहदा तय पा गया है। जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी और ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। पाकिस्तान बांग्लादेश को 5,000 गाड़ियां 2029 तक एक्सपोर्ट करनी है। ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। जो मुआविन खसूसी हैं हारून अख्तर, पिछला रोज हमें मीडिया टॉक के दौरान ये शेयर की गई कि बांग्लादेश के साथ एक मुआहिदा तय पाया है 2029 तक 5,000 गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट करनी है। अब मैम इसमें दो चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए, दो चीज़ें हैं, एक तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए और दूसरा जो सरमायाकार हैं उनका इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप करने के लिए। जब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान बड़े लेवल पे करेगा एक्सपोर्ट के तौर पे, तो उससे उससे क्या होगा, उससे 2 से 3 चीज़ें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव उस वे में डिस्कस की जाएंगी। एक तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स का सिस्टम गुज़िश्ता साल हमने देखा जो कि इंपोर्ट इंक्रीज हुई और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुई। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसमें एक तो सर्विसेज जो खिदमात का शोबा होता है पाकिस्तान में या ओवरऑल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें 58% इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसका सर्विसेज सेक्टर का। अब जो दूसरा मेन पॉइंट होता है वो एक्सपोर्ट का होता है। आप नेबर कंट्रीज में देख लें, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, मलेशिया देख लें, साउथ कोरिया देख लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, जीडीपी या इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री आप देख लें जो कि हमारा नेबर कंट्री है। अब पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रिक बाइक्स में गुज़िश्ता 3 से 4 मंथ उसमें इजाफा हुआ, उसके लिए पाकिस्तान ने तकरीबन 40 से 45 जो सर्टिफिकेट हैं वो दिए हैं। चूँकि अब जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो पाकिस्तान में जनरेट होंगे, पाकिस्तान उसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करके देन पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है दीगर ममालिक में जहां इलेक्ट्रिक बाइक्स की इस वक्त डिमांड पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना उमैर, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। और यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये जो मुआहिदा है, बड़ी खुशी है हमें कि ये तय पाने जा रहा है। स्पेशली उम्मीद है कि इसकी वजह से जो गाड़ी की कीमतें आसमानों तक गई हैं उन कीमतों में कमी आएगी और जो हमारी आवाम है थोड़ा सा रिलीफ उनको इन चीज़ों पर मिलेगा। यहाँ वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं न्यूज़ ब्रेक, सॉरी जल्दी से लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। इतनी न्यूज़ कर करके अभी हमें न्यूज़ ब्रेक मिलती है, तो जल्दी से लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं और आकर देखते हैं कौन सी गेस्ट है जो हमारे साथ मौजूद हैं। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी ब्रेक ताकि एक गैप के बाद वापस आकर अपने नए गेस्ट को देखें और आपको बताएं कि कौन सी ज़बरदस्ती गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अलीज़े, और अलीज़े के साथ मौजूद है सादिया। ये दोनों ड्यू हैं मदर एंड डॉटर का, और इनके साथ जो हमने इनको स्पेशल इनवाइट किया है वो इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि ना सिर्फ ख़ुद अलीज़े एक आर्टिस्ट हैं, डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स करती हैं, ग्लासेस के ऊपर काम करती हैं। अभी तो वीडियोस चलेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि कितनी वो डिफरेंट तरह की चीज़ें और काम करते हैं। उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि इतनी यंग एज में उन्होंने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया और अपने आप को ये आर्टिस्ट बनाया। सो वेलकम टू द शो अलीज़े एंड सादिया। थैंक यू। हाँ जी अलीज़े, कुछ अपने बारे में बताइए। आई एम लाइक इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ, मतलब हर चीज़ का मुझे शौक़ है। तो बेसिकली डूडलिंग तो साथ साथ चलती ही रहती थी। डूडलिंग क्या होती है? डूडलिंग इज़ बेसिकली लाइक कार्टूनिश सी, इट डजंट हैव टू बी लाइक बहुत रियलिस्टिक नहीं होती, कार्टूनिश सी होती है। आप चीज़ों को ड्रॉ करते हो, इट्स लाइक आप कार्टून्स में ही बेसिकली जो आप देखते हो, आप फ्री टाइम में बैठे हुए हो, आप ड्रॉ कर रहे हो, इवन दैट इज़ डूडलिंग। पैटर्न्स वगैरह बना लो, वो भी डूडल्स हैं। फ्री स्टाइल। हाँ, फ्री स्टाइल, लाइक इट कुड बी एनीथिंग। तो डूडलिंग आई थिंक एनी वन कैन डू इट। तो आई जस्ट थॉट कि मैंने एक फ़ोटो बूथ किया था अभी ईद पे, तो दैट वाज लाइव फ़ोटो बूथ, लाइक मैं आपकी बैठ के ही उधर ही डूडल्स बनाऊंगी। तो इट्स सपोज टू बी लाइक फॉल्टी, डजंट हैव टू बी सुपर रियलिस्टिक। वो कार्टूनिक सी थी, हमने डूडल्स बनाई थी। उसके अलावा भी मुझे शौक़ है, लाइक इवन तो मेरी कोई बहुत अच्छी तो नहीं आर्ट, बट ये कि I just love doing it and I don't think art should be about how good you are. ऐसे ही है। हाँ, It's about creativity. हाँ, It's about experiments. हाँ बिल्कुल उसके ऊपर करते हैं। तो ये सारा आप जब करते हो, इसके अलावा आपने मग्स के ऊपर भी मैंने कुछ देखा है, कुछ काम किया है, वो सब भी किया है। व्हाट अबाउट दैट? उसके ऊपर आप क्या आपका एक टेक है? What kind of work is that? Actually, I got to experience, I went to an exchange year in US. It's a program called KLES. तो मैं उसके थ्रू गई थी, and वहाँ पे the schools are like पढ़ाई से बाहर भी they focus on you a lot. Like बहुत सारी extracurricular activities होती हैं that you can take part in, and I decided to take the ceramics class, and from that I got to experience like making mugs and plates वगैरह बनानी सीखी, even art pieces display के लिए, and I made a lot of ceramic cats. मैंने अपनी टीचर्स को भी बना के गिफ्ट की थी। अच्छा, सिरामिक कैट्स तो हाँ। बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कैट्स मुझे ही बड़ी पसंद है, हाँ। लेकिन सिरामिक कैट्स एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है, बहुत अच्छा हाँ, वो होगा। बहुत छोटी सी मल्टीपल बनाई थी, फ्रेंड्स को भी दी थी, मतलब वापस आने से पहले। और उसके अलावा मग, और हमारा स्कूल का जो आर्ट शो हुआ था, भी घर बैठकर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा यहाँ पे ये कि वापस आने के बाद कोई ख़ास मैं इन टच नहीं रह पाई सिरेमिक से, क्योंकि ऑफ कोर्स सामान वगैरह यहाँ पे, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है वेयर यू कैन लाइक डू इट। अच्छा If you क्योंकि want you to do need- it with perfection, तो आपको प्रॉपर हीट के लिए उसकी machines किल्न वगैरह होती है, होती इट्स हैं। कॉल्ड अ अच्छा। किल्न। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स है नहीं, अगर बना भी लें तो यू वोंट बी एबल टू लाइक फायर इट। अच्छा। We'll find it. We'll try to find it, and then maybe in future she can start her own venture. बिल्कुल ये चीज़ें जी। जिसमें अभी मार्केट है, आप और चीज़ें भी कर सकते हैं। सादिया, कुछ अपने बारे में बताइए, आपका आर्ट से क्या ताल्लुक है, क्या काम करती रही हैं आप? आर्ट से बचपन में तो ऐसे कि जहाँ पर सो गए भिंडी से, और आपको पता है आर्टिस्ट जो है, हाँ आप किसी भी चीज़ से खेल रहे हो, आप उससे कोई ना कोई आर्ट पीस बनाना स्टार्ट कर देते हो। हाँ गाने का बहुत शौक था, नात ख्वानी, अलीदा भी बहुत अच्छी नात ख्वां है। देन आई ऑलवेज वांटेड टू बी हर्ड। हाँ। मुझे होता था कि मुझे सुना जाए। आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन माय माइंड, और मैं चाहती हूँ मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरी बातें लोग सुने। मेरे ख्याल में बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगा वो रेडियो लगा। आई कुड एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई कुड एक्सप्लोर माई ओन टैलेंट एंड कॉन्फिडेंस। एंड आप जो काम कर रही हैं कि समटाइम्स चीज़ें कैंडिड होती हैं, एंकरिंग और आपको होस्टिंग। हालात हाजरा के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। यूथ के लिए क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। तो आई वॉज इन्वाइटेड एज ए गेस्ट, बिकॉज आई हैव डन मास्टर्स इन एजुकेशन, और टीचिंग साइड से काफ़ी मेरा ताल्लुक़ है। तो मुझे एक माहिर तालीम के तौर पे रेडियो पाकिस्तान में इनवाइट किया गया था। और अच्छा। उसके बाद आई गेव माई ऑडिशन देयर, एंड आई वाज सिलेक्टेड। एंड देन 4-5 साल मैंने हैदराबाद में ये
अपना जो सफ़र है एज एन RJ भी, एज ए प्रेजेंटर भी, एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी, आई डिड इट देयर फॉर अबाउट 5-6 years। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो जो आर्ट अलीज़े करती हैं उसके बारे में आपका क्या व्यू है? आपने अभी शेयर किया था कि कमर्शियल क्या है, किस तरह से है, तो क्या कैसे आप देखती हैं उसको? मैं ना अपने दोनों बच्चों से, बीइंग ए सिंगल मदर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे यहाँ एक माँ को या सिंगल पेरेंट कोई भी है तो बर्डनाइज कर दिया जाता है ना, लाइक यू आर नो मोर अ पैम्पर्ड बेबी। अब आपको फीडर नहीं चाहिए, पैम्पर्ड नहीं चाहिए। जब आप अपनी मर्जी बहुत सारी चीज़ों में कर रहे हो तो अभी आपको टेस्ट लेना चाहिए इस चीज़ का कि अपने हाथ का कमाया हुआ जो है उसका क्या टेस्ट होता है। ऐसे ही है। तो आई थिंक एक्सप्लोर करो अपने आप को, आप क्या कर सकते हो। और मैं इन्हें थोड़ा ये फ्री विल देती हूँ। लाइक मैं बच्चे को ड्राइविंग सिखा रही थी तो मैंने कहा बेटा वर्स्ट सिनेरियो में ये होगा कि आप गाड़ी ठोक दोगे, इट्स ओके, लेकिन आप अगर ये रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी आप सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकते। तो चांद रात पे जैसे हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन भी चांद रात पे हुआ तो मुझे जब इल्म हुआ कि स्टॉल लग रहा है, देन आई आस्क्ड लीजा व्हाट ऑप्शंस यू हैव, व्हाट यू कैन डू। और जो मुझे लगा कि बिजनेस साइड पर मेरे ख्याल में जिस उम्र में पाकिस्तान में बच्चों को रिस्क लेने चाहिए, नुकसान करने चाहिए, उस उम्र में बच्चे मम्मी डैडी बने हुए होते हैं। तो जिस उम्र में बिजनेस बाकायदा करना चाहिए उस उम्र में वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं। ऐसे तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं हाई स्कूल, कॉलेज में अलीज़ा का भी एडमिशन होगा तो कॉलेज साइड में मेरे ख्याल में अभी इनको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि लॉस क्या होता है। तो बेहतरीन जो अलीज़ा ने जो अपना काम किया था, स्टॉल लगाया था और डूडल्स बनाए थे, शी डिड इट विद 0 इन्वेस्टमेंट एंड शी गॉट 10 क्लाइंट्स। माशाल्लाह, तो she was so happy, I was happier। बहुत अच्छी बात है। Yes, we sourced a carton, rough carton from China market, Rawalpindi। अच्छा, और she for the crafted most 500 हमने spend किए होंगे। 500, she spent only 500 from अच्छा, that। माशाल्लाह, जबरदस्त, and ये she बहुत earned अच्छी बात 10 है। clients and वो उनकी क्यूट से डूडल पिक्चर्स, अगेन वो परफेक्शन नहीं होती, आप बिल्कुल आपको नहीं कॉपी करते, बट वो आपका एक इमेज होता है इन ए कार्टूनिक फेस। तो वो अलीज़ा ने बनाया। तो मेरे ख्याल से जब बच्चे या कोई भी आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो वो अपनी स्किल के ऊपर पहले इन्वेस्ट करें, तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप एक स्किल को बेचोगे तो वो आपको तकरीबन 0 इन्वेस्टमेंट से वो चीज़ आपको कमा के देगी। तो बस बीइंग ए सिंगल मॉम मेरा ये हमेशा से होता था कि अभी तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, नुकसान करो, ये उम्र है नुकसान करने की और सीखने की, ताकि जिस उम्र में वाकई आपको कमाने का टाइम आए तो आप लोग तजुर्बे हासिल कर चुके हो। ऐसा ही है, ज़बरदस्त। तो क्या आपको लगता है बीइंग सिंगल मदर, जैसे बच्चों का पैशन होता है या वो होता है, तो क्या मुश्किल होती है उसको, बच्चों को रेस करने में और अपने आप को भी एक इंडिविजुअलिटी रखने में, और साथ में अगर तो इनका कोई पैशन है या वो है उसको भी साथ लेकर चलने में? मुझे ऐसा लगता है रियलिस्टिक होकर ज़िंदगी को गुजारें। अगर आपने वो एक कोने में बैठ के बैकग्राउंड में वो एक इमेज यही होता है ना, सिंगल मदर कहीं पे उदास बैठी होंगी, तो हमने उस इमेज को तोड़ा है। अच्छा, हम बहुत बच्चे अच्छा और किया। हम लोग जो है ना, जहाँ जितना मौका मिलता है, आई थिंक पैसों से हर चीज़ नहीं आती है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने से आती हैं। तो आई थिंक हमारी जो जर्नी थी आसान नहीं है किसी भी सिंगल मदर के लिए। ज़िंदगी को अकेले गुजारना, फिर आपके साथ बच्चों की कोई भी कामयाबियाँ होती हैं ना तो वो कह देते हैं बाप पे गया होगा, हम पप्पी पे गया होगा, कोई किसी न किसी पे गया होगा। लेकिन अगर बच्चे ने थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो कोई कमी आ गई, कोई एग्जाम में नंबर्स कम आ गए, तो कहते हैं कि पेरेंटिंग में कमी छोड़ दी है वालिदा ने। तो हम परफेक्शन के पीछे कभी भी नहीं भागे। इसी वजह से आई थिंक I had to spend 0 money. My daughter got to experience visiting New York. She got to experience a running session of United Nations में ये अटेंड करके आई हैं सेशन। अच्छा, तो वो जो चीज़ें हमने ख्वाब देखे थे तो वो अपने बच्चों के थ्रू पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आई थिंक बच्चों को एक आज़ादी बट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो वो देनी चाहिए, और इनको जैसे हैं वैसे इनको कबूल करें। और बीइंग ए सिंगल मदर, मुझे जो मुश्किल लगती है ना, वो जीना दुनिया ज़रूर अजाब बनाती है, इतना मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल इसको लोग बनाते हैं। ऐसे ही है, वर्क प्लेस पर आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। आई थिंक अगर एक मेल किसी फील्ड में काम कर रहा है तो बहैसियत इंसान वो कैसा भी है, वो पैंट शर्ट पहन रहा है या कमीज शलवार पहन रहा है, क्योंकि दुपट्टे तो वो नहीं पहनते ना, उसने दाढ़ी रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, उसको उसकी जो स्किल है या उसकी जॉब है उसके साथ एसोसिएट नहीं किया जाता। आप देखेंगे
अगर कोई आदमी वर्क प्लेस पे स्मोकिंग नहीं कर रहा है और बाहर कर रहा है या कुछ भी अच्छी बुरी आदतें हैं उसमें, तो वो कहते हैं काम बहुत अच्छा कर रहा है। खातून के लिए फिर स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ, दुपट्टा नहीं करती, सर पे करती है नहीं करती है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, सोशलाइज करती है नहीं करती है, सोशल मीडिया यूज करती है नहीं करती है, पब्लिक है प्राइवेट है, इन चीज़ों से आप खातून को जज कर रहे होते हो, ऐसी जो आप मर्द को नहीं कर रहे होते हो। बिल्कुल। At my workplace, once I got a comment from a senior कि खातून जो होती है ना, उस मैडम उसकी तो इस्लाम में गवाही भी आधी होती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी पे व्हेन आई क्वेश्चन कि नहीं ये मुझे काम करना चाहिए, एंड ही सेड कि आप 2 ख़वातीन होती मैडम तो हम आपको एक कंसिडर करते, क्योंकि इस्लाम में जो है ना औरत की गवाही भी आधी मानी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन आई थिंक किसी एक इंसान को ये इनके खुद साख्ता असूलों को तोड़ना होगा। तो आई थिंक वो हम कर रहे हैं। समटाइम्स यू गेट सक्सीड एंड सक्सेस एंड समटाइम्स यू डोंट। तो आई एम ऑलवेज ओके विद वट एवर कम्स। तो मेरे ख्याल में आसानी तभी हो जाती है, जो भी आ रहा है आप तवक्कल करें अल्लाह पे और फिर बस चलते रहें। ऐसे ही ये रुकना ऐसे नहीं ही। चाहिए बस मेरे ख्याल में। ऐसा ही है बिल्कुल। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ज़ाहिर बात है वर्क प्लेस के ऊपर जो जेंडर इक्वालिटी है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे बाय स्टैंडर्ड्स हैं कि उसका करेक्टर पहले देख लें, इसका करेक्टर देख लें, लेकिन एक का स्किल मेल का देखेंगे, फीमेल का दोनों देखेंगे, ये बहुत गलत बात है। बहुत डिफरेंट है दोनों के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए स्किल्स डिफरेंट हैं। स्किल्स भी डिफरेंट है, इवन उस पर भी डिस्पैरिटी आ जाती है। Yes. लेकिन इसके अलावा अलीज़े के पास हम चलते हैं, ज़रा अलीज़े से भी बात करते हैं। खैर अभी तो डिस्पैरिटी से काफ़ी दूर है, लेकिन ये आप जो यूनाइटेड नेशन में जाकर आपने प्रेजेंट किया, इसके अलावा इंटरनेशनल जाके प्रेजेंट किया, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, क्या काम किया आपने? इट वाज आई थिंक मुझे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था। आई गॉट टू नो इट थ्रू माय ब्रदर। उसके कॉलेज में ये आया था एंड ही वाज काइंड ऑफ लेज़ी, उसने अप्लाई नहीं किया। एंड उसके क्लास में से और जैसे बच्चों का हुआ था सिलेक्शन, एंड उसी के थ्रू मुझे पता चला था। फिर आई वेटेड फॉर अ ईयर कि जब मैं एलिजिबल होंगी, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यू हैव टू बी फ्रॉम 15 to 17 year old, मतलब जाने से पहले, एंड यू हैव टू बी इन 9th or 10th grade। तो आई गॉट टू नो इट थ्रू हिम। और फिर वो एक बहुत लंबा ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आपका पहले इंटरव्यूज़ बहुत होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़, इन पर्सन इंटरव्यूज़, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाता है उसके अंदर, और उसके बाद वर्कशॉप्स थी, वीज़ा इंटरव्यू एंड ऑल दैट। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, बट ये कि हो गया एंड आई वेंट देयर। तो या आई गॉट टू एक्सपीरियंस अ लॉट। जो UN गए थे हम, आई वेंट थ्रू माई लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड ग्रीन हार्ट। तो हम उसके थ्रू गए थे एंड देयर वर लॉट ऑफ, एक ये कि बाहर जाके आपको लगता है सिर्फ आपका उन्हीं लोगों के साथ एक्सपीरियंस होगा। मेरा और भी लोगों के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, लाइक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बाकी भी सारे एक्सचेंज स्टूडेंट्स बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे। तो आई गॉट टू मीट देम एज वेल। उनके साथ आप कोलैबोरेट करते हो। वी वेंट टू द UN टुगेदर इन फैक्ट, एंड दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओह दैट्स ग्रेट टू नो। और आप और जो बच्चे हैं जो इसमें आना चाहते हैं, जो अपने आप का फ्यूचर थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, क्या उनको आप इस पे मशवरा दो? सैडली इनफ ये प्रोग्राम हमारे वापस आने के बाद 1 more year, अभी जो बैच वापस रिटर्न हुआ है, दैट वाज द लास्ट बैच। तो ये कि फंडिंग्स कम हो गई हैं इस प्रोग्राम की। तो फ़िलहाल नहीं, मैं आपके स्किल सेट की बात कर रही हूँ ओह कि जो आप स्किल सीख रहे हो, जो आप कर रहे हो चीज़ें, क्या बच्चों को इसके ऊपर जो आपकी बाकी भी जेनजी हैं, एक्स हैं, उनको मशवरा दोगे कि किस तरह से सीख कर वो आगे इस पे बढ़े? I would say just if you're interested in something, just like jump into that. You don't have to be perfect in that. Like, in fact, doodling, मतलब I think कोई भी कर सकता है doodling. It's not even, it doesn't have to be perfect. If you're Practice finding, makes you हाँ, if you're finding something interesting, just jump into it. जैसे ceramics के अंदर I didn't have any experience, and फिर भी I got to make a lot of stuff. And I think you have to start somewhere ना. तो आप अगर आपके पास फिर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप फिर भी वो चीज़ ट्राई करो एटलीस्ट।
if you're interested in art, even if it's not good, just keep doing it. अक्सर demotivate हो जाते हैं, आप scroll कर रहे हो, लोगों की आप देखते हो इतनी अच्छी art है and you get लोगों की बात कभी discouraged. नहीं सुननी हाँ, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। And I मशवरे think भी कम लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गो विथ योर ओन फ्लो, आप खुद से Exactly. पूछें खुद को, क्योंकि जब खुद को ही मेहनत करके आगे बढ़ाना है तो उसी को बताएं, उसी से पूछें, उसी को मोटिवेट करें। व्हाई पीपल ऑल ऑफ द टाइम। exactly. तो इसलिए यस यू आर राइट ऑन दैट। और आर्ट जो है बड़ा ज़रूरी होता है दे सीखना, लेकिन एज योर मदर सजेस्टेड कि जब आप को खुद का पता होना चाहिए कि मेरा ये स्किल सेट है, मुझे ये पसंद है। जब आप अपनी पसंद की चीज़ करते हो ना, तो उसकी मुश्किल भी आए सही भी आए, आप कहीं ना कहीं करके अपने आप को पहुंचा देते हो। लेकिन ये जो पेरेंट्स थोड़ा सा इन्फोर्स कर देते हैं, डॉक्टर बन जाए, ये कर जाए, वो कर जाए, आई थिंक वो इट डजंट गो अ वो एक लॉन्ग बहुत वे, बड़ी ज़्यादती बीच में, होती है। हाँ बीच में कहीं छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल सादिया, ऐसा तो क्या शेयर करी थी आप इस पर? माय सन वांटेड कि मुझे कुछ करना है, तो वो हमेशा वो जब एक सिंगल मदर रेस कर रही होती है ना, तो बेटे बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं कि मैंने माँ को डिसअपॉइंट नहीं करना। हाँ तो ही ऑलवेज आस्क्स मी मम्मा मैं ये करूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं कहूँ बेटा कि ये डिसीजन आखिरी जो है ना वो आपका होगा, हाँ आप हर पहलू पर सोचें, बिकॉज दे वांट लाइक कुछ बच्चे हसास होते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि मैंने देखना है मेरे लिए क्या बेहतर है, और हम हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो अगर एलिज़ा है, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स। अच्छा, कुछ ना जेंडर्स में खसूसियात होती हैं, हाँ हाँ बॉयज़ आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड, गर्ल्स लाइक दे नो व्हाट दे वांट। हाँ, मुझे हाँ। ऐसा लगता है, हाँ, मे बी हाँ। आई एम रॉन्ग, बट शी नोज़ एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। तो ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। बट जैन वांट्स के मेरी मदर को क्या, तो उसे ये समझाना पड़ता है कि अब आपने अपने फ्यूचर के डिसीजंस इस सोच के साथ लेने, लाइक ही विल बी 19 इन अगस्त, तो अभी आई ऑलवेज टेल हिम कि आप अपनी फ्यूचर फैमिली का सोचो और उसके मुताबिक आप अपनी फील्ड चूज़ करो, उसके मुताबिक। लाइक माएँ हमेशा आपके साथ डेफिनेटली होती हैं, बट हमने तकरीबन गुजार ली है, तो अब आप ये सोचो फ्यूचर में आपकी लाइफ में भी कोई आएगा, आपके भी बच्चे होंगे, आपने फैमिली प्लान करनी है, तो आप कौन सी फील्ड। लाइक माई सन लव्स एंड ही हैज़ वेरी पैशनेट अबाउट फोर्सेस। तो लेकिन लास्ट जो डिसीजन मेकिंग है ना कि मम्मा मैं ये करूँ, हाँ तो वो बॉयज़ थोड़े से मम्मी डैडी होते हैं कि माँ का दुपट्टा आराम से नहीं छोड़ते। आई थिंक हाँ। माँ को चाहिए उनसे अपना दुपट्टा टाइमली छुड़वा दें, ऐसे ही कि वो हर बात के लिए। और फ्यूचर में ये चीज़ बॉयज़ की आने वाली जो लड़की होगी उसको बुरी लग सकती है। ऐसे ही है। और Don't वो you खुद think के so? लिए भी ना, बिकॉज दे आर सो डिसाइसिव, तो खुद के लिए भी वो होता है कि क्या डिसीजन लूँ, कैसे आगे चलूँ, और उसी की वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, या लेते भी है डिसीजन तो उस पर कायम नहीं रहते, और दूसरों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करते एहसास हैं। होना इज गुड। हाँ। अगर आप अपने हर डिसीजन के बाद ये सोचोगे कि मेरे इस डिसीजन का इम्पैक्ट इस पर रिश्तों पर कितना हो रहा है, सोसाइटी पर कितना हो रहा है, नेबरहुड पर कितना हो रहा है, तो आई थिंक फिर आप पूरी ज़िंदगी कैलकुलेशन करते रह जाओगे। ऐसे ही है। जस्ट इफ़ यू नो यू आर गुड एट समथिंग। और परफेक्शन के लिए मैं अपने दोनों बच्चों को मना करती हूँ, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, कि आपने परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। परफेक्शन एक सर्टेन एज पर आके आपकी एक पूरी स्ट्रगल की भरी हुई ज़िंदगी होती है। आप परफेक्ट लोगों से मिलें जो हम समझते हैं कि हम ऐसे उन्हें ही एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं। ऐसे ही ऐसे तो आप उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। लाइक अगर मैं ड्राइव बहुत अच्छा करती हूँ, तो कोई हाँ। कहता है ना कि आप ड्राइव बहुत अच्छा करती है, तो वो बहुत सड़कों पे हमने धक्के खाए होंगे, बहुत बच्चों को एक स्कूल से पिक कर रहे हैं, कोचिंग छोड़ रहे हैं, रेडियो जाना है, जॉब पे जाना है, तो आप इतना, तो वो एक चीज़ कर करके आपको परफेक्शन आ जाती है। ऐसे ही। लेकिन हम बच्चों को बचपन से परफेक्शन के लिए चुनते हैं कि ये भी आपने परफेक्ट करना है। फलां के बच्चे के नंबर देखो कितने हैं, फलां के बच्चा देखो मेडिकल में हो गया, फलां का बिल्कुल। बच्चा देखो। तो ये बस कंपैरिजन्स में से अपने बच्चों को निकालना है। और आप आई थिंक हम लोग ये ऐसा लगता है ना, हम फैमिलीज़ में भी जाते हैं, सोसाइटी हमारी कुछ चीज़ों में अभी तक बहुत पस्ती में इस वजह से है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा या कोई खातून आप देख रहे हो हेल्दी है, हाइट कम है, और आप उसको बता रहे हो, डोंट यू थिंक कि शी और ही ऑलरेडी नोज। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये राइट आपने किसी और को भी नहीं देना है कि आपके बच्चों पे ओपनली रिमार्क्स इस हाँ तरह के हाँ, वो और करें और demean डिस्करेज करें, कर दें। उनको डिस्करेज करें और ये सब करें। तो बिल्कुल जैसे कि सादिया ने कहा, और इसको कंक्लूड हम इसी तरह से करेंगे कि जो भी आपके अंदर स्किल है सबसे पहले उसको पहचानें। स्पेशली पेरेंट्स अगर वो देखते हैं तो उसको करें, क्योंकि सोसाइटी है बहुत ज़्यादा गिराने के लिए। आप लोगों ने ही उनको लेकर चलना है, इंकरेज करना है और उनको पनपने
सीखना है और आगे एक टैलेंट बनाना है, तो इसलिए ख्याल रखिए इन चीज़ों का। थैंक यू अलीज़ा शो पे आने के लिए, थैंक यू सादिया। कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क अलीज़ा, इंशाल्लाह विद योर मदर आई एम श्योर कि आप बहुत एक अच्छी और आगे कामयाब वाली चीज़ें करेंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए जी। तो यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है हमारे शो के ख़त्म होने का। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ उस्मा खान सुबह बखैर पाकिस्तान में हाजिर होंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।